नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा ये चारों कॉलेज के टाइम के दोस्त थे और कॉलेज के बाद सब लोग अपनी जॉब में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे से मिलने का समय ही नहीं मिला। न्यू ईयर आ रहा था तो सबने मिलने का प्लान बनाया और डिसाइड किया कि नया साल कश्मीर की वादियों में ही मनाएंगे। नितिन के पास अपनी गाड़ी थी तो रात को उन्होंने कश्मीर का सफर तय करना शुरू किया और अगली सुबह तक कश्मीर पहुंच गए। 31 दिसंबर का दिन था। वो बस रात को होने वाली न्यू ईयर पार्टी का इंतजार कर रहे थे। यार, कश्मीर तो सचमुच स्वर्ग है। यहाँ की सुंदरता देखकर तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। यार, पहाड़ी इलाके जितने सुंदर होते हैं वहाँ पर भूतों की घटनाएं भी उतनी ज्यादा होती है। मैंने सुना है कि कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा लोगों को छलावा होता है और उस छलावे में फंसकर लोग मारे जाते हैं। अरे यार, तो क्यों हमें डराने की कोशिश कर रहा है? हम यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं, ना कि तेरी भूतिया कहानियाँ सुनने। अरे मैं तो बस सच बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। वो सभी न्यू ईयर की पार्टी के लिए कश्मीर में एक कैंपिंग साइट गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने टेंट लगाए और बॉनफायर जलाने की तैयारी की। वो सभी बॉनफायर जलाकर उसके पास बैठ गए। तभी नितिन ने कहा, यार, मैंने सुना है कि कश्मीर की लड़कियां बहुत सुंदर होती है। पहाड़ी लड़कियों की खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। काश अभी मेरे पास कोई पहाड़ी लड़की आए और बोले कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। भाई, रात के 12 बजे किसी लड़की का तो पता नहीं, लेकिन कोई भूतनी जरूर तेरे पास आ सकती है। जब देखो तब फालतू की बातें करता रहता है। अच्छा बेटा, मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, तू तो जैसे बहुत समझदारी वाली बातें करता है ना। अरे यार, वर्षा के सामने ज्यादा सीधा बन रहा है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ, बहुत जोर की लगी है। अरे रुक, अपने साथ माचिस लेकर जा। कोई छलावा मिल गया तो अपने साथ ही ले जाएगा। अरे तू बंद करना अपनी बकवास यार, अभी आ रहा हूँ बस मैं। ध्रुव ने कश्मीर में होने वाली कई भूतिया हादसों के बारे में सुना था, इसलिए वो बार बार सबको सावधान कर रहा था। लेकिन नितिन ने उसकी बात नहीं सुनी और बिना माचिस को अपने पास रखे झाड़ियों के बीच चला गया। वो जैसे ही वहां से वापस आने लगा तभी उसे वहां पर एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इतनी रात गए लड़की के रोने की आवाज। कहीं सचमुच यहाँ पर कोई छलावा तो नहीं है? जल्दी से निकलना पड़ेगा। नितिन जैसे वहां से जाने लगा तो उसे फिर से लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी तो वो वहीं पर रुक गया। अरे अरे, फिर से वही आवाज। लगता है सच में कोई मुसीबत में है। हाँ, मैं मुसीबत में हूँ। तुम इस तरह अचानक से मेरे सामने कैसे आ गई? अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं था। मेरी मदद करो। मैं तो बहुत समय से यहाँ पर किसी की मदद का इंतजार कर रही हूँ। अंधेरे की वजह से आप मुझे देख नहीं पाए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। शहर से आए हुए कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। यहाँ पर अकेली रहती हूँ, कोई ऐसा है भी नहीं जिसके पास मैं मदद के लिए जा सकूँ। आप मुझे अच्छे इंसान लगते हैं, आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। नितिन रास्ते भर उससे बातें करते हुए अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। उसके दोस्तों ने उसे देखा तो हैरान रह गया। ये तुम क्या कर रहे हो नितिन? हाँ, मैं तो तुमसे इसे मिलवाना ही भूल गया। ये मुझे रास्ते में मिली। अरे कौन मिली? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। क्या? नितिन ने मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अभी तक जिस लड़की से वो बातें कर रहा था अचानक उसकी आंखों के सामने से वो कहाँ गायब हो गई। अरे इस तरह भूत बनकर क्यों खड़ा हो गया? बताना क्या हुआ? कहीं सच में तो तुझे किसी छलावे ने नहीं पकड़ लिया था ना? इस बार ध्रुव की बात सुनकर नितिन सच में डर गया और उसके कानों में दबी हुई आवाज पड़ी जो उसी लड़के की थी। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। चलोगे ना मेरे साथ? ये आवाज जैसे ही नितिन के कानों में पड़ी तो वो अचानक बौखला गया
और वही लड़की अचानक से उसे खींचने लगी। जैसे ही सबने देखा तो वो बहुत ही भयानक थी। वो नितिन को खींचते हुए झाड़ियों की तरफ लेकर जा रही थी। तभी रिया ने अपना दिमाग लगाया और बॉनफायर में जल रही एक लकड़ी को उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। तो उसकी देखा देखी सभी ऐसा करने लगे। ऐसी बुरी चीजें आग से डरती है, इसलिए आग को देखकर वो वहां से गायब हो गए। तभी उन लोगों ने देर ना करते हुए नितिन को उठाया और जल्दी से सब गाड़ी में बैठ गए। नितिन बुरी तरह सहम चुका था, इसलिए ध्रुव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। जल्दी गाड़ी भगाओ ध्रुव, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ी इलाके से निकलना होगा। अगर रास्ते में हमें कोई और छलावा मिल गया तो आज तो हम सब मारे जाएंगे। अरे भगवान के लिए इनका नाम मत लो, मुझे पहले बहुत डर लग रहा है वर्षा। बस भगवान का नाम लेते रहो और दुआ करो कि हम यहाँ से सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। गाड़ी में सब बेहद डरे हुए थे। ध्रुव फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आकर खड़ी हो गई और उसका चेहरा देखते ही देखते बहुत भयानक हो गया। उसे गाड़ी के सामने देखकर ध्रुव अचानक बौखला गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी जाकर सामने के पेड़ में टकराने ही वाली थी, लेकिन ध्रुव ने थोड़ी हिम्मत की और अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सबको मार डालने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे वो लड़की अभी फिर से मेरी गाड़ी के सामने आई थी, उसे देखकर मैं हड़बड़ा गया। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो लड़की अभी भी हमारे पीछे है? तब तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अभी भी उसके छलावे में फंसे हुए और वो लड़की हमें जैसे चाहे वैसे घुमा रही है। वो कोई लड़की नहीं है वर्षा, ये छलावा है। वो जो चाहे वैसा रूप ले सकती है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। ध्रुव, तुम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और अगर इस बार कोई भी गाड़ी के सामने आए तो गाड़ी ना तो रोकना और ना ही हड़बड़ाना, बस गाड़ी आगे बढ़ा देना। ध्रुव ने अपने आप को थोड़ा समझाया और फिर से गाड़ी स्टार्ट की। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा स्पीड से गाड़ी को भगाना शुरू किया। तभी अचानक से रिया की नजर गाड़ी के रियर मिरर पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि नितिन की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वो बड़े भयानक तरीके से हंसता हुआ रियर मिरर से उसी की तरफ देख रहा था। उसे देखकर रिया अचानक से चिल्लाई और उसके चिल्लाते ही नितिन उस पर झपट पड़ा। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। वर्षा ने जल्दी से अपना हाथ में पहना हुआ रुद्राक्ष का ब्रेसलेट नितिन के माथे पर लगा दिया। तभी नितिन बुरी तरह तड़पता हुआ रिया से दूर हो गया और वो तीनों देर ना करते हुए गाड़ी से निकलकर वहां से भाग गए। हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब तो नितिन भी उसकी चपेट में आ गया और अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार डालेगा। तुम्हारे हाथ का रुद्राक्ष का ब्रेसलेट कहाँ गया वर्षा? ओह माय गॉड, लगता है मेरा रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट गाड़ी में ही गिर गया। ओह नो। वर्षा ने जैसे ही ऐसा बोला वैसे ही पीछे के एक पेड़ पर बैठे नितिन ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाने लगा। बचाओ, प्लीज बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। रिया, क्या तुम्हारे पास कोई धार्मिक चीज है जिससे हम वर्षा को बचा सके? नहीं ध्रुव, सिर्फ वर्षा के पास ही रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट था जो गाड़ी में रह गया। हमें गाड़ी के पास जाकर वो ब्रेसलेट वापस लेकर आना होगा। अब वही ब्रेसलेट हमारी रक्षा कर सकता है। अरे लेकिन हम अगर वापस गए और नितिन ने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा न ध्रुव, वरना वैसे भी हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें वो ब्रेसलेट मिल गया तो कम से कम हम अपनी जान तो बचा सकेंगे। दोनों ने हिम्मत की और भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी की तरफ वापस जाने लगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी के पास पहुंच भी गए। तभी रिया बोली, तुम यही रुको ध्रुव, मैं गाड़ी से रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट लेकर आती हूँ। रिया जैसे ही ब्रेसलेट लेने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर गई, वैसे ही गाड़ी अचानक शुरू हो गई। रिया ने देखा तो नितिन गाड़ी चला रहा था और उसका पूरा चेहरा किसी प्रेत की तरह भयानक हो गया था। वो जोर जोर से हंसते हुए रियर मिरर से रिया को देख रहा था। तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपने दोस्तों की तरह तुझे भी मैं अपने चपेट में ले ही लूंगा। यार, रिया गाड़ी में ब्रेसलेट ढूंढते हुए मदद के लिए चिल्ला ही रही थी और वहां ध्रुव किसी न किसी तरह रिया को उस छलावे के चंगुल से बचाना चाहता था।
वो गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन गाड़ी की स्पीड के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। वो जानता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो हिम्मत हार कर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। हमारी मदद करो ऊपर वाले, इस छलावे ने हमें बुरी तरह अपने चंगुल में ले लिया है। हमें इसके चंगुल से निकाल और हमारी रक्षा कर। ध्रुव ने जैसे ही भगवान से यह प्रार्थना की, वैसे ही उसे अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नागा साधुओं की एक टोली वहां से गुजर रही थी। वो जल्दी से उनके पैरों में जाकर गिर गया। मेरी मदद कीजिए बाबा, छलावे ने मेरे 3 दोस्तों को अपने कब्जे में ले लिया है। मुझे उनकी जान बचानी है, मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो बेटा, हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे। नागा साधुओं की टोली ने अपने हाथ में भभूति ली और कुछ मंत्र पढ़ते हुए रास्ते पर भभूति को दे मारा। तभी एक सीधी लकीर खींचती हुई बहुत आगे तक गई। हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। ध्रुव जल्दी जल्दी नागा साधुओं के साथ उस रास्ते पर बढ़ने लगा तो देखा उसकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुक गई है। नागा साधु ने फिर से भभूति को अभिमंत्रित करके गाड़ी पर छिड़क दिया तो एक काला धुआं गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर जाकर समा गया। उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और नितिन और रिया पर भी भभूति छिड़की और उन तीनों को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से आज हम तीनों सुरक्षित हैं। लेकिन हमारी एक दोस्त वर्षा अभी भी लापता है, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हारी एक और दोस्त लापता है, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब जिंदा नहीं है। छलावे ने उसे अपनी चपेट में लेकर खत्म कर दिया। तुम उसके लिए दुआ करना कि भगवान उसकी आत्मा को मुक्ति दे। नागा साधु की बात सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने एक बहुत अच्छी दोस्त को खो दिया था। नागा साधु ने दिन के समय ही उन्हें वहां से रवाना कर दिया। वो अपने घर तक सही सलामत पहुंच गए, लेकिन अपने दोस्त को खोने का मलाल हमेशा के लिए उन सब के दिल में रह गया। उन्होंने वर्षा की मुक्ति के लिए हवन कराए ताकि उसकी आत्मा को छलावे से मुक्ति मिल सके, लेकिन उनके मन में हमेशा यही बात रही कि अगर वे थोड़ी और कोशिश करते तो शायद वर्षा को बचा पाते, या वो लोग कभी नया साल मनाने के लिए कश्मीर गए ही ना होते। वैसे तो कश्मीर लोगों के लिए स्वर्ग है, लेकिन उन लोगों के लिए नर्क बनकर रह गया और वो लोग फिर कभी अपनी जिंदगी में कश्मीर नहीं गए। कश्मीर की वो बुरी यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में समा गई। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी वहां से एक लड़का जो अपनी बाइक पर सवार था गुजर रहा था। अचानक ही उस जंगल के बीचों बीच उसकी बाइक खराब हो जाती है। शिट यार, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। इतनी रात हो रही है और तो और यहाँ दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं यहाँ मदद मांगू तो मांगू किससे? वो लड़का ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके कानों में इस तरह गूंज रही थी जैसे मानो वो पायल सिर्फ और सिर्फ उसे ही बुला रही हो। वो लड़का भी अपनी बाइक वहीं छोड़ता है और उस पायल का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहाँ वो एक लड़की को बैठा देखता है। उस लड़की को इस तरह सुनसान जंगल में अकेले देख वो लड़का उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, आप इतनी रात गई इस घने जंगल में क्या कर रही है? क्या अब आपको नहीं लगता कि इस तरह अकेले इस जंगल में ठहरना खतरे से खाली नहीं? उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की अब जोर जोर से हंसने लगती है। उस लड़के को समझ नहीं आता कि वो इस तरह हंस क्यों रही है। वो उसे सवाल करता, तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है। उस लड़की के चेहरे पर काफी सारे निशान थे और उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा था। उसकी आंखें काली थी। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर उस लड़के की आवाज हलक में अटक जाती है और वो वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो लड़की इतनी तेज चिल्लाती है कि उस लड़के के कान से खून बहने लगता है, मानो उसके कानों के पर्दे फट गए हो। वो लड़का अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पिशाचिनी हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है और हंसते हुए उससे कहती है, भाग के कहाँ जाएगा? किस हद तक भागेगा?
लोग मेरे पास आते तो अपनी मर्जी से है, लेकिन वो जिंदा कभी नहीं वापस जाते। वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही पिशाचिनी उस लड़के के ऊपर चढ़ जाती है और अपने गहरे नुकीले दांतों को बाहर निकालकर उसके गर्दन पर चुभाकर उसका खून चूस लेती है। इस तरह वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और वो वहीं ढेर हो जाता है। तभी वो पिशाचिनी उसका पैर पकड़कर खींचते हुए उसे हाईवे पर फेंक देती है। ये कहानी है सीलमपुर गांव की, जहां रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि रात के समय उनके गांव में एक ऐसी चीज भटकती है जिसकी कल्पना शायद किसी गांव वालों ने नहीं करी थी। पर क्या गांव पर किसी की बुरी नजर लगी थी या किसी और का ही साया था, ये तो हमें इस कहानी में ही पता चलेगा। सीलमपुर गांव में विवेक नाम का एक लड़का अपनी माँ सुनीता और भाई विक्रम के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ आज मैं शहर जा रहा हूँ और मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे लिए रुकना मत और खाकर सो जाना। ये बात तो ठीक है विवेक, लेकिन अगर तुझे लगा कि तुझे आने में रात हो जाएगी तो एक काम करना, शहर में कहीं रुक जाना, क्योंकि रात के समय हमारा गांव सुरक्षित नहीं है। ये तुम अच्छे से जानते हो। क्या माँ, कैसी बात कर रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विवेक शहर के लिए रवाना हो जाता है और शहर में अपना काम खत्म कर घर आने लगता है। पर उसको घर आते आते शाम हो जाती है, लेकिन अब भी उसका गांव 10 किलोमीटर दूर था। विवेक जंगल के रास्ते को देख खुद से कहता है, अगर मैं हाईवे से जाऊंगा तो मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। क्यों ना मैं ये शॉर्टकट अपना लूं? इस जंगल के रास्ते में अपने गांव भी जल्दी पहुंच जाऊंगा और माँ गुस्सा भी नहीं करेगी। जंगल के रास्ते वो घर जल्दी पहुंच जाएगा, ये सोचकर वो जंगल का रास्ता अपना लेता है। वो थोड़ी ही दूर चलता है कि तभी उसको किसी के रोने की आवाज आती है। इतने घने जंगल में कौन रो रहा है और आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है? विवेक उस रोती हुई आवाज का पीछा करता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक लड़की बैठी हुई नजर आती है, जो अपने घुटने पर अपनी सर को टेक कर रो रही थी। उस लड़की को देख विवेक अपने बैग से पानी निकालता है और उसे देते हुए कहता है, सुनिए, आप इस तरह रो क्यों रही है? और तो और आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही है? अरे इस जंगल में किसी जानवर ने आपका शिकार कर लिया तो? विवेक की बात सुनकर वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उस लड़की की आंखें पूरी तरह लाल थी, पर विवेक उसकी लाल आंखों को इग्नोर करते हुए उसको पानी देता है। देखो, रोते रोते पूरी आंख लाल कर ली है तुमने। ये लो पानी पियो। मैं पानी नहीं पीती, मुझे पानी नहीं चाहिए। यार ये सही है, अपना गुस्सा तुम खाने पीने पर निकाल रही हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। विवेक की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद विवेक और वो लड़की दोनों ही विवेक के घर चले जाते हैं, जहाँ सुनीता उस लड़की को देख विवेक से कहती है, विवेक, ये कौन है? माँ ये कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक लड़की है। तुम्हें पता है, ये मुझे जंगल में रोती हुई मिली थी। जंगल में? तू जंगल के रास्ते से आया था? अरे तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है क्या? एक तो तुझे इस लड़की का नाम नहीं पता, ऊपर से तू इसे जंगल से लेकर आया है। अरे नालायक, तुझे मालूम नहीं उस जंगल में एक पिशाचिनी रहती है जो लोगों का खून चूस कर उसको मार डालती है। कहीं ये लड़की वही पिशाचिनी तो नहीं है? हे लड़की, सच बता, तू पिशाचिनी तो नहीं है ना? अगर तू पिशाचिनी है तो मेरे घर से चली जा, क्योंकि मैं तुझे मेरे घर को कुछ नहीं करने दूंगी। आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं उस जंगल में रो रही थी। लेकिन भला हो विवेक जी का, जो इन्होंने मेरी मदद करी। आंटी जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पिशाचिनी हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोलकर पिशाचिनी पीछे मुड़ती है और अपनी आंखों को काली कर अपने दांत बाहर निकालने लगती है। पर तभी विवेक बीच में बोल पड़ता है, माँ ये आप कैसी बातें कर रही है?
देखो रात ज्यादा हो रही है, अगर आपको इसे घर से बाहर ही करना है तो सुबह कर देना। एक जवान लड़की को इस तरह घर से बाहर निकालना सही नहीं है। पिशाचिनी अपने रूप को नॉर्मल करते हुए दोबारा सुनीता की तरफ मुड़ जाती है। उसकी आंखों में मासूमियत देखकर अब सुनीता को भी लगने लगता है कि वो कोई पिशाचिनी नहीं बल्कि एक आम इंसान है और वो उसे अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो पिशाचिनी खाना नहीं खाती। देर रात सभी सो रहे थे, तभी वह पिशाचिनी उठती है और हवा में उड़ने लगती है। उसके काले खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वो पिशाचिनी उड़ती हुई सिर्फ और सिर्फ विवेक के इर्द गिर्द घूम रही थी। कुछ देर बाद पिशाचिनी आराम से विवेक के करीब बैठी है और धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास अपने नुकीले दांतों वाला मुंह ले जाती है। अचानक विवेक की आंख खुल जाती है और वो इस लड़की को अपने इतने करीब देखकर एकदम उठकर पीछे हो जाता है। ये आप क्या कर रही थी? आप मेरे इतने करीब? वो मुझे माफ कर देना। मैं वो दरअसल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। इन कुछ घंटों में आपने जिस तरह से अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ाई करी है और जितनी मेरी केयर करी है, ये सब देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। विवेक कुछ कहता तभी वो पिशाचिनी अपनी आंखों को काली करती है। विवेक भी उसकी आंखों में खो जाता है और वो उसके सम्मोहन में आ जाता है। अब अगले दिन विवेक उस पिशाचिनी से शादी करने की बात करता है। माँ, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। मैं नेहा को प्यार करने लगा हूँ। मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अरे मत मारी गई है क्या तेरी? बिना सोचे समझे कोई भी फैसले लिए जा रहा है। तुझे इसका नाम भी अभी तक नहीं पता लगा, ना इसके खानदान का पता, ना परिवार का पता, और तू इससे शादी करने की बात कर रहा है। विवेक पिशाचिनी के कब्जे में था, इसलिए विवेक अपनी माँ के सिंदूर को उठाता है और पिशाचिनी यानी नेहा की मांग में भर देता है। ये देख सुनीता अपने सर पर हाथ रख लेती है। अब ना चाहते हुए भी उसको उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं और इस 3 दिन के दौरान विवेक के घर वालों को पता लगता है कि नेहा पेट से है। शादी को अभी 3 दिन भी ठीक से नहीं हुए और ये इतनी जल्दी पेट से है। सुनीता अपने ही सवाल का जवाब ढूंढने लगती है। वो जानना चाहती थी कि उसके घर में जो आई है वो आखिर